यह कहानी सीलमपुर गांव में रहने वाली छोटी सी लड़की मीरा की है। मीरा की माँ का नाम झुमकी और पिता का नाम बसंत था। मीरा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। एक दिन झुमकी ने कहा, सुनिए जी, जरा मीरा को उठा दीजिए, कब से सो रही है वो। देखिए ना, सूरज आसमान में आ चुका है। सोने दो उसे, छुट्टी के दिन उसे जितना सोना है सोने दिया करो। आप और आपकी बेटी। क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों कर रही हो सुबह सुबह? वाह, देखो जरा आसमान को, इतनी देर तक कौन सोता है भला? पापा देखो ना माँ को, मैंने कुछ भी नहीं किया और माँ है कि मुझे डांट रही है। अरे भाग्यवान, बिटिया मायके में आराम नहीं करेगी तो क्या ससुराल में करेगी? दिन भर या तो पढ़ाई करो या खेलो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरी मदद कर दिया करो। जिस दिन मर जाऊंगी तब पता चलेगा तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना कैसा लगता है। तुम दोनों छुट्टी के दिन जिस तरह आराम करते हो, कभी मुझे भी छुट्टी दे दिया करो। लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। गुस्सा क्यों होती हो? चलो, आज आपका सारा काम हम करेंगे, आप बस आराम करो। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ, मैं दिन का खाना बना देता हूँ। पिताजी, मैं बर्तन धो देती हूँ। इसके बाद मीरा और उसके पिता ने मिलकर सारा काम किया और खाना खाने के लिए बैठे। और भाग्यवान, कैसा लग रहा है? खुश तो हो ना तुम? गुस्सा ना किया करो। बिना गुस्से के ये सब कर दोगे तो गुस्से की नौबत ही नहीं आएगी। माँ, अब से आपकी छुट्टी के दिन में मदद कर दिया करूँगी, ठीक है? चलो अब खाना खा लो, सब ठीक है। अच्छा सुनो मीरा, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया? हाँ, वो तो मैंने कल ही कर लिया था। सही किया। रात को क्या बनाऊं? माँ, बड़े दिनों से मछली नहीं खाई, आज मछली बना दो ना। ठीक है, बाजार जाकर शाम को मछली ले आना ताजी वाली। ठीक है। इसके बाद शाम को बसंत मछली बाजार गया और 2 ताजी बड़ी मछलियां लेकर आया। रास्ते में चलते चलते उसे अपना दोस्त किशोर मिला। अरे किशोर, कैसे हो भाई? बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। हाँ भाई, थोड़ा शहर गया था माँ की दवाई लेने। क्या हुआ? काकी ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ा ठीक है, बस बीपी बढ़ गया था। माँ का ध्यान रखो, माँ को कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताना। तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बसंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को मछली दे दी। झुमकी ने भी बड़े अच्छे तरीके से मछलियों को पकाया और सबको खाने के लिए बुलाया। गरम खाना तैयार है, आ जाओ। आया भाग्यवान। खाना कहाँ है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुमने हाथ धोए? अभी धोकर आई हूँ माँ। ये लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि हाथ धोकर खाना चाहिए। जाने दो ना, अभी छुट्टी है। आपके लाड़ पार ने बिगाड़ के रखा है इसे। लाओ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है, ये लो, तुम्हारा मन था ना, तुम्हें जैसी पसंद है मैंने वैसी ही बनाई है। अरे वाह भाग्यवान, कभी डांटने लगती हो फिर तुरंत प्यार भी करने लगती हो। आप नहीं समझेंगे, माँ की डांट में भी प्यार होता है। चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ समझदार भी बने। हमेशा तुम इसके साथ नहीं रह सकती ना, एक दिन उसे सब कुछ खुद ही करना होगा। बस अभी से तैयार कर रही हूँ उसे। चलो अब खाना खाते हैं। इसके बाद सबने खाना खाया और सो गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तो बसंत ने देखा कि झुमकी अभी तक सोई है। झुमकी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? झुमकी, झुमकी। बसंत ने वैद्य को बुलाया। बेटा, झुमकी अब नहीं रही, तुम इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। शरीर को इस तरह रखने से वह सड़ने लग जाएगा। हमारी झुमकी को क्या हुआ है भगवान? इस उम्र में ऐसा इसके साथ नहीं होना था। इसकी इतनी छोटी सी बेटी का क्या होगा? अब ये बिन माँ की बेटी कैसे रहेगी? इसके बाद सब लोग झुमकी को लेकर गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बेटा, कुछ खा ले, कब तक इस तरह बैठी रहेगी? माँ को क्या हुआ था पिताजी? कल तो माँ इतनी खुश थी, उन्होंने मेरे लिए मछली भी बनाई थी। रात में उन्हें क्या हो गया पिताजी? मुझे नहीं पता बेटी, तेरी माँ के जाने से मैं भी दुखी हूँ, पर मैं भी नहीं जानता कि अब मैं क्या करूँ। आप भी खा लो पापा। रात को दोनों ने रोते हुए खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह बसंत ने खाना बनाया और आज मीरा भी जल्दी उठ गई थी, लेकिन मानो दोनों की जीने की आस ही खत्म हो गई थी। प्रणाम भैया, लीजिए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप और मेरा खा लीजिए। धन्यवाद बहन। अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भैया, मैं जानती हूँ इस समय ये बात आपको ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मीरा का जरूर सोचिएगा भैया।
आपको दूसरा विवाह करना चाहिए। आप भला कब तक मीरा का ध्यान रखेंगे? धीरे धीरे मीरा जवान होगी, उसे माँ की जरूरत पड़ेगी। पिंकी के जाने के बाद दूसरी पत्नी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मुझसे ये नहीं होगा। आप मीरा का सोचिए, वो अभी छोटी है। एक माँ का होना बहुत जरूरी है। अब बाकी आपकी इच्छा। मीरा, तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाओ। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है। इसी तरह कई दिन बीतने लगे। बसंत से अपनी बेटी का यह हाल देखा नहीं जा रहा था। उसने फैसला किया कि वह दूसरी शादी करेगा और मीरा को एक नई जिंदगी देगा। अगले दिन तुम ठीक कह रही थी। जब से झुमकी गई है, मीरा उदास बैठी रहती है। मैं इस तरह उसे मायूस नहीं देख सकता। अगर मेरी शादी करने से मीरा को एक माँ मिल जाएगी, शायद इससे उसके जीवन से उदासी चली जाएगी। हाँ भैया, मुझे भी मीरा की परवाह है। वो अभी छोटी है। आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ। जैसे ही कोई आपके परिवार के लायक मिलेगी तो आपको बताऊंगी। 3 दिन बाद भैया, मैंने आपके लिए एक रिश्ता ढूंढा है। आप एक बार उसे देखने चले जाइए, क्या पता कुछ बात बन जाए। इसके बाद बसंत नीलम नाम की एक स्त्री को देखने के लिए चला गया। घर परिवार वालों की सहमति से वो नीलम से विवाह कर लेता है। विवाह के कुछ समय तक नीलम मीरा के साथ अच्छे से व्यवहार करती है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे वह मीरा को परेशान करने लगी और बसंत के जाने के बाद उससे घर का सारा काम कराने लगती। अब मीरा जवान हो चुकी थी। मीरा, जा खाना लेकर आ। तू कहीं की महारानी है जो जब देखो पड़ी रहती है। ओ महारानी, कहाँ मर गई? खाना लेके आ जल्दी। इससे काम की उम्मीद रखना ही बेकार है। पता नहीं कब इसके साथी होगी और बोझ कम होगा मेरी छाती से। भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। छोटी माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। क्या करेगी इतना पढ़कर? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है। जा खाना लेकर आ, और हाँ, इसके बाद कपड़े धो देना और बर्तन भी, समझी ना? ठीक है छोटी माँ। इसके बाद मीरा ने घर का सारा काम किया और शाम को जैसे ही बसंत घर पर आने वाला होता है, वैसे ही नीलम मीरा के हाथ से झाड़ू लेकर खुद मारने लगती है। तुम जाओ, आराम करो, मैं हूँ ना। तुम केवल पढ़ाई करो। ये कोई उम्र है तुम्हारे काम करने की? मैं हूँ ना इन सब के लिए। और क्या चल रहा है माँ बेटी के बीच? नहीं, कुछ नहीं जी, बस मीरा काम कर रही थी। मैंने कहा कि ये कोई उम्र है भला? ये उम्र तो पढ़ने लिखने की है। हाँ मीरा, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मीरा चली गई। नीलम, तुम्हारा मीरा के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं खामखा ही डर रहा था। चलो अब मेरे लिए खाना लगा दो। लो जी, अभी लाई। इसके बाद बसंत ने खाना खाया और लकड़ियों काटने के लिए चला गया। बसंत के पास एक आदमी भागता हुआ आया। अरे बसंत, घर जा भाई। अरे मीरा बाजार में बेहोश हो गई है, लोग उसे घर ले गए हैं। जल्दी घर जाओ। मेरी बेटी ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता भैया, बस किसी ने कहा है कि तुझ तक ये खबर पहुंचा दूं। ए लड़की, उठ। मैं जानती हूँ तू ये सब काम ना करने के लिए कर रही है। उठती है या मारो तुझे? छोटी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। कुछ दिनों में मीरा ठीक हो जाती है। शाम के वक्त वह नदी किनारे चली गई। नदी को देखते देखते वह नदी के अंदर जाने लगी और जब तक पानी उसके सर के ऊपर नहीं गया तब तक वह चलती रही। थोड़ी देर बाद पानी से एक आत्मा उसे सुरक्षित पानी से बाहर निकाल देती है और एक जगह पर लिटा देती है। थोड़ी देर बाद मीरा की आंख खुलती है। उठो मीरा। माँ, कहाँ चली गई थी आप? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? क्यों छोड़ गई आप हमें? पता है, मैं और पिताजी आपको कितना याद करते हैं। छोटी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब देखो मौका ढूंढती है ताकि मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सके। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मीरा, आज से तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अगले दिन जब वह घर का काम कर रही थी तभी उसकी सौतेली माँ नीलम ने कहा, सारा दिन एक ही काम करने में लगाएगी या बाकी काम भी करेगी? चल इधर आ। मेरी बेटी से काम कराएगी? रुक, तुझे भी बताती हूँ। इसके बाद नीलम रसोई घर में जाती है। तभी सारे बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं, इधर उधर से गिरने लगते हैं। वह डर के मारे पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वह अचानक किसी से टकरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ पर मीरा खड़ी होती है। इसे क्या खड़ी है पागल सी? डरा दिया मुझे। यह सब पक्का तूने ही किया है। रुक जा, तुझे बताती हूँ अभी। वह सामने रखा एक डंडा उठाती है और जैसे ही मारने वाली होती है तभी मीरा वह डंडा पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही मारने लगती है।
नहीं कौन सा भूत चढ़ गया है मीरा पे, इसको तो मैं बताऊंगी, रुक तो। इसके बाद मीरा की सौतेली माँ नीलम तांत्रिक को बुला कर लाती है। अधूरा अधूरा भूतों का राजा ये तांत्रिक भदूरा, कहाँ है ये वह भूतनी? उसकी चोटी पकड़ के उसे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सामने आ चुड़ैल, क्या हुआ, डर गई? जल्दी मेरे सामने आ जा। मेरी चोटी पकड़ेगा? फेंकेगा ना तू, पूरी जिंदगी भर आज के दिन को कोसेगा। अधूरा अधूरा, आज तो मारा गया ये तांत्रिक भदूरा, आज तो मारा गया रे, भागो भागो। मीरा तांत्रिक को पकड़ पकड़ के मारती है। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है और नीलम वहाँ पर अकेली रह जाती है। जैसे ही नीलम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मीरा के शरीर से उसकी माँ की आत्मा बाहर निकलती है और नीलम को बहुत मारती है। तुम कौन हो? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे साथ करके बताओ जो तूने मेरी मासूम बेटी के साथ किया है, बोल। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तुझे क्या लगता है वो सब मैं भूल जाऊंगी? तो भी वो दर्द सहेगी जो मेरी बेटी ने सहा है, समझी? उसी समय मीरा को होश आ जाता है। रुक जाओ माँ, छोड़ दो इन्हें। हम किसी को सजा तो दे सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। जिन्हें बदलना होता है वो बदल जाते हैं। मारपीट कभी किसी को नहीं बदलती माँ। बोल, फिर से करेगी? नहीं, मैं सच में नहीं करूंगी। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। माँ, मैं यह लड़ाई झगड़ा और नहीं देखना चाहती। लोगों को लगता है कि मेरी वजह से आप चली गई। एक लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसके परिवार वालों को लगता है कि मेरे उनके परिवार में आने से उनके परिवार वालों को खतरा होगा। छोटी माँ को लगता है कि मेरी वजह से वह कभी माँ नहीं बनी। जब उसके दुखों की वजह मैं हूँ तो इन्हें सजा देकर क्या फायदा? नहीं बेटा, ऐसी बातें मत सोच। इस दुनिया में जिसके साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। भले ही उस वक्त वो कारण हमें समझ ना आए, लेकिन एक दिन जरूर समझ आ जाता है। क्या एक दिन मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा? हाँ बेटा, अब तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे मीरा। तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे हिस्से का प्यार किसी और को मिले, इसीलिए उन्होंने कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। माँ न बनने की वजह से मेरी तकलीफ तुम्हारे लिए नफरत में बदल गई। मुझे हमेशा मेरा दर्द तो दिखा, लेकिन तेरा दर्द नहीं देख पाई। एक मौका दे मुझे। मैं हमेशा से जानती थी कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, इसीलिए कभी पिताजी को इन सब के बारे में नहीं बताया। तुझसे जितनी माफी मांग लूं उतनी कम है। मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ बेटा। आज से तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस घर में और रहकर तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। इसके बाद मीरा की माँ मीरा को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अब मीरा और उसकी सौतेली माँ नीलम खुशी खुशी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।